नमस्कार दोस्तों। दिल्ली के अंदर छात्रों का जो पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था, उस प्रोटेस्ट के दौरान दिल्ली पुलिस के द्वारा जो एफआरएस कैमरे थे, फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम थे, वो कैमरे लगा रखे थे। अब उन कैमरों का लगाने का क्या मोटिव हो सकता है दिल्ली पुलिस का? दिल्ली पुलिस ने उन कैमरों को लगाया था जिससे वो छात्रों को कैप्चर कर सके, उनकी रियल आइडेंटिटी निकाल सके। अब दिल्ली पुलिस हाल ही में दिल्ली पुलिस ने बताया है कि दिल्ली पुलिस के द्वारा 2500 से अधिक ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया है जिनका बैकग्राउंड पहले से क्रिमिनल बैकग्राउंड है, और अब उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यानी दिल्ली पुलिस अब छात्रों का प्रोटेस्ट तो खत्म हो गया है, लेकिन अब उन छात्रों के खिलाफ कार्रवाई करने पर तुली हुई है। इसके साथ ही साथ पश्चिम बंगाल में भी जो सीएम है उनके द्वारा इस प्रकार के जो भी गुंडे टाइप के लोग हैं, चाहे वो छात्र क्यों ना हो, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए गुंडा एक्ट लागू कर दिया है, जो हाल ही में इनके द्वारा बनाया गया था। इसको लेकर हाल ही में एक खबर चर्चा में है कि क्या एफआरएस सिस्टम दिल्ली के जंतर मंतर पर, जिसने खोली 2500 उपद्रवियों की कुंडली, ऐसे काम करता है। यानी जो एफआरएस सिस्टम लगाया गया था, उस सिस्टम के बारे में समझेंगे कि आखिरकार ये एफआरएस सिस्टम काम कैसे करता है, और इसके साथ ही साथ जो 2500 स्टूडेंट्स को इनके द्वारा अ, उसमें स्कैन किया है, उनका डेटा निकाला है, तो उनका क्या होने वाला है, इसके बारे में भी समझेंगे। इसके साथ ही साथ एक और खबर है, ये पश्चिम बंगाल की है कि नीट हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल में पहली बार गुंडा अधिनियम लागू, मुख्यमंत्री ने कड़ी सजा का वादा किया है। यानी जिन लोगों ने पश्चिम बंगाल के अंदर प्रोटेस्ट किया था, और जो लोग पुलिस से भिड़े हैं या मीडिया से भिड़े हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पश्चिम बंगाल के अंदर जो है अब गुंडा एक्ट प्रभावी हो चुका है। चलिए इन सब के बारे में विस्तार से समझ लेते हैं कि आखिरकार अब छात्रों के और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दिल्ली सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार क्या करने वाली है। इन सब के बारे में विस्तार से समझ लेते हैं। आप देख रहे हैं कंसिडर आईएएस, मेरा नाम है सचिन। सबसे पहले खबर के प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करेंगे तो 20 जुलाई की संसद मार्च हिंसा के बाद जंतर मंतर पर लगाए गए फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम एफआरएस, इससे एक बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के अनुसार एफआरएस ने पिछले 3 दिनों में प्रदर्शन स्थल पर 2500 से ज्यादा आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों की पहचान की है। यानी इसने ऐसे लोगों को पहचाना है जिनकी पृष्ठभूमि पहले से आपराधिक रही है और उनके खिलाफ पहले से केस दर्ज है। यह पहचान 21 से लेकर 23 जुलाई के बीच की गई है। यानी 21 जुलाई से 23 जुलाई के बीच ये पहचान की गई है कि कौन कौन लोग हैं जो लोग पहले से क्रिमिनल बैकग्राउंड में हैं और इस हिंसा में यहाँ पर उपद्रव फैला रहे हैं। इसके साथ ही पुलिस का आरोप है कि भीड़ में शामिल कुछ उपद्रवियों ने सुरक्षाकर्मियों पर चाकू और धारदार हथियारों से हमला किया। जंतर मंतर के प्रमुख प्रवेश निकास बिंदुओं पर एफआरएस यूनिट लगाई गई हैं जो दिल्ली पुलिस डेटाबेस से जुड़ी हैं और रियल टाइम निगरानी कर रही हैं। यानी पुलिस ने आरोप लगाया है कि कुछ लोगों के द्वारा दिल्ली पुलिस पर डायरेक्ट हमले किए हैं और चाकुओं और धारदार हथियार उन पर चलाए हैं। इसके साथ ही दिल्ली जो पुलिस है उसके द्वारा निकास बिंदु है और जहां से लोग निकल रहे हैं आ रहे हैं, वहां पर एफआरएस यूनिट लगाई थी जो डायरेक्ट पुलिस के डेटाबेस से जुड़ी हुई थी, और उससे दिल्ली पुलिस ये देख रही थी कि आखिरकार कितने लोग पहले से क्रिमिनल बैकग्राउंड से जुड़े हुए हैं, और दिल्ली पुलिस ने आखिरकार ऐसा ही किया है। इसके साथ ही 20 जुलाई की हिंसा और दर्ज एफआईआर की बात करेंगे, किन किन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। तो संसद चलो मार्च के दौरान सीजेपी समर्थित प्रदर्शनकारियों को दिल्ली पुलिस ने संसद की ओर बढ़ने से रोका था, और इसके बाद हुई झड़प में पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले दागे, और झड़प में प्रदर्शनकारी और कई जो सुरक्षाकर्मी थे वो भी इसमें घायल हो गए थे। और इस हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस अब तक 15 एफआईआर दर्ज कर चुकी है। पुलिस पर हमले और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामलों की जांच हो रही है। यानी जिन लोगों ने पुलिस पर जो है हमला किया या पुलिस के साथ मारपीट करी, उनमें से 15 लोगों के खिलाफ एफआईआर हो चुकी है, और इसके साथ ही साथ सार्वजनिक संपत्ति को जो नुकसान पहुंचा है उसकी भी जांच चल रही है, और ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही मोहम्मद जुनैद केस की बात करें, उत्तर प्रदेश पुलिस पर इसने आरोप लगाया है कि इसके फैमिली मेंबर्स को इस पुलिस के द्वारा डिटेन किया गया है। सीजेपी ने एक्स पर पोस्ट कर आरोप लगाया है कि उनके वॉलेंटियर मोहम्मद जुनैद को यूपी पुलिस परेशान कर रही है। यहाँ पर पार्टी का दावा है कि जुनैद के पिता और नाबालिग भाई को हिरासत में लिया गया है,
तथा साथ ही उनकी बहन के ससुराल के पक्ष के 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। गाजियाबाद निवासी जुनैद ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने छापे के दौरान परिवार के बैंक पासबुक और पैन कार्ड जब्त कर लिए हैं और इसके साथ ही साथ परिवार के अनुसार गाजियाबाद के मंसूरी थाने की पुलिस गुरुवार शाम नाहल गांव स्थित पर उनके घर पर पहुंची थी। उसके बाद तलाशी ली और जुनैद ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने पड़ोसी मेरठ जिले में उनके रिश्तेदारों को भी परेशान किया है। यानी दिल्ली पुलिस जो पुलिस है यूपी पुलिस खासतौर पर उसके द्वारा जुनैद के परिवार वालों को और जुनैद की बहन के ससुराल पक्ष को यहाँ पर परेशान किया था। जुनैद ने इसके बारे में मीडिया को भी बताया और जुनैद ने साथ ही साथ सीजेपी को भी बताया था। तो सीजेपी ने अपने एक्स हैंडल पर इसके बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए यहाँ पर डायरेक्ट पुलिस पर एलिगेशंस लगाए हैं। इसके साथ ही मेरठ पुलिस के खंडन की बात करें तो मेरठ पुलिस ने जुनैद के परिवार पर किसी भी कार्रवाई से साफ इनकार कर दिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे ने कहा है कि उन्हें ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है और पुलिस अधीक्षक सिटी विनायक गोपाल भोसले ने बताया कि सभी थाना प्रभारियों से जांच करने पर परिवार के किसी सदस्य की हिरासत की पुष्टि नहीं हुई है। भोसले के अनुसार अगर किसी अन्य जिले की पुलिस ने यह कार्रवाई की है तो उनके पास उसकी वो जानकारी होगी। यानी जिस जिले की पुलिस ने कार्रवाई की है उस जिले की पुलिस के पास इसकी जानकारी होगी कि आखिरकार उनके द्वारा ये कार्रवाई क्यों की गई है और इसके पीछे क्या कारण है। इसके साथ ही गाजियाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से बार बार संपर्क करने के बावजूद कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। यानी गाजियाबाद पुलिस के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनसे संपर्क किया है लेकिन उसके बावजूद गाजियाबाद पुलिस के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा यहाँ पर कोई जवाब नहीं दिया गया है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल गुंडा एक्ट का पहला प्रयोग की बात करें तो पश्चिम बंगाल के अंदर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार की नीट विरोध हिंसा के आरोपियों पर राज्य ने पहली बार नया गुंडा जो एंटी गुंडा कानून है वो लागू किया है। धर्मतला रैली से पहचाने गए करीब 70 लोगों को छात्र नहीं बताया गया है जिनका आंदोलन से कोई संबंध भी नहीं था और पत्रकारों पर हमले की निंदा करते हुए वेस्ट बंगाल पब्लिक सेफ्टी एंड कंट्रोल ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट 2026 यानी गुंडा एक्ट यहाँ पर लागू कर दिया गया है। यानी जो पश्चिम बंगाल के अंदर जो हिंसा हुई है और नीट जो विरोध प्रदर्शन में जिन लोगों के द्वारा हिंसा की गई है मारपीट की गई है ऐसे 70 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है और ये भी बताया गया है कि वो लोग छात्र नहीं हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ जो है अब पश्चिम बंगाल सरकार पूरी तरीके से पूरे एक्शन मोड में आकर के उन पर गुंडा एक्ट लागू करने वाली है जो पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा हाल ही में बनाया गया था। इसके साथ ही हिंसा को लेकर के 7 FIR दर्ज हुई है, 6 हेयर स्ट्रीट थाने में और इसके साथ ही 1 एंडली थाने में जिनमें नए कानून की धाराएं भी जोड़ी गई हैं उनमें FIR दर्ज हो चुकी है। अधिकारी ने यानी शुभेंदु अधिकारी ने राजा बागान और खिदिरपुर और इकबालपुर वाटगंज के 5 कथित अपराधियों के नाम गिनाते हुए उन्हें हिंसा भड़काने के लिए जिम्मेदार बताया है। यानी यहाँ पर बताया गया है कि अलग अलग जगहों के कुछ अपराधी हैं उनके द्वारा हिंसा भड़काने की कोशिश की गई, एक दूसरे पर मारपीट करी गई और इस प्रकार से हिंसा पूरी तरीके से भड़काई गई थी तो उनके खिलाफ अब कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही कोलकाता में पत्रकारों पर हमले हुए हैं। शुभेंदु अधिकारी के अनुसार धर्मतला रैली शुरुआत में शांतिपूर्ण थी पर पीछे से असामाजिक तत्वों के घुसने से हिंसा भड़की है। रैली यूनाइटेड कॉकरोच मार्च के बैनर तले हुई। इसमें SFI, DSO, DYSA और AISF जैसे वामपंथी छात्र संगठन भी इसमें शामिल हुए थे और इसके साथ ही एस्प्लेनेड के जो डोरिना क्रॉसिंग है उस पर पहले ही पुलिस और पत्रकार जो है उन पत्रकारों पर जूते और पानी की बोतलें फेंकी गई थी। यानी पहले से पत्रकारों के साथ भी मारपीट करी गई और पुलिस के ऊपर भी जूते फेंके गए और उनके ऊपर पानी की बोतलें फेंकी गई। तो इस प्रकार से यहाँ पर पत्रकारों के साथ और पुलिस के साथ भी उन पर हमले किए हैं और मारपीट की गई है। इसके साथ ही हमले में 6 पत्रकार घायल हुए हैं और उन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कई अन्य को मामूली चोटें भी आई हैं। तो इस प्रकार से पत्रकारों पर हमले हुए हैं। पुलिस के अनुसार 5 शिकायतें पत्रकारों मीडिया संस्थानों की ओर से भी आई हैं और 1 FIR सो मोटो दर्ज की गई है और आयोजकों और विपक्ष ने सरकार के आरोपों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। यानी विपक्ष सरकार कह रही है कि सरकार के द्वारा जिस प्रकार से आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये छात्र नहीं है
और ये कुछ उड़दंग थे जिनके खिलाफ अब सरकार कार्रवाई कर रही है। लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली बताया जा रहा है कि जिन जिन लोगों को डिटेन किया जा रहा है वो उनमें से ज़्यादातर छात्र हैं और अब उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई करने की मोड में अब सरकार आ चुकी है। अब यहाँ पर कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि जिस प्रकार से धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लिया गया है ये बात सरकार को हजम नहीं हो रही है और अब सरकार छात्रों के खिलाफ अब कार्रवाई करने के लिए पूरी तरीके से एक्शन मोड में आ चुकी है। क्योंकि जिस प्रकार से सरकार एफआरएस लगा करके 2500 से अधिक छात्रों का डेटा निकाल चुकी है और उनका पूरा बैकग्राउंड निकाल चुकी है, उनके खिलाफ कार्रवाई तो होगी होगी। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के अंदर और अलग अलग जगहों पर जहां पर ये विरोध प्रदर्शन हुए हैं उन जगहों से जिन जिन छात्रों को डिटेन किया गया है उन छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इवन कुछ पुलिसकर्मियों को तो छात्रों को धमकी देते हुए भी देखा गया है कि हम ऐसा करेंगे और आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो इस प्रकार से छात्रों के खिलाफ अब प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद अब हो सकता है कि दिल्ली पुलिस और जिन जिन जगहों पर इस प्रकार की हिंसा भड़की है उन जगहों पर छात्रों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। यहाँ हालांकि पुलिस को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि जिन लोगों के द्वारा हिंसा भड़काई गई है या जिन लोगों के द्वारा मारपीट की गई है वो पुलिसकर्मी थे या गुंडा थे, उन लोगों को पुलिस को खुद आइडेंटिफाई करना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, छात्रों को यहाँ पर डायरेक्टली टारगेट किया जा रहा है। दोस्तों ये थी खबर जिसको आज के इस वीडियो में समझा। ऐसे वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपका समर्थन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। बाकी ऐसे वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।